क्वेश्चन बता देता हूँ सबसे पहले। एक तो ये है, एग्जांपल है कि कोई कॉपर वायर है, ठीक है ना। तो उस कॉपर वायर में अपने पास है, उसका एरिया गिवन है और एटॉमिक मास गिवन है। एरिया ऑफ कॉपर वायर इज गिवन है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एटॉमिक मास, ये मोलर मास 63.5 है। डेंसिटी it is 7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी गिवन है 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। then find out electric current inside of a wire, ये क्वेश्चन है। एरिया गिवन है, एस गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हो गया, डेंसिटी गिवन है एंड यूनिटी गिवन है, आई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चले अपन कल पढ़ाया था फॉर्मूला I = NaEVT, ठीक है। उसके बाद अपन यहां से करते हैं। सबसे पहले देखो A गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vd भी गिवन है, N गिवन है। N का वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड ये है, कैपिटल N अपॉन V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से चलते हैं अपने पास। मोल कॉन्सेप्ट में अपन ये पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मास, उसका फॉर्मूला ये आता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू Na। देखो कैसे, ये तो मोल बनाने का कॉन्सेप्ट है, मोल नंबर हो गया। अबे जैसे मोल बना लिया और मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आयंस आएंगे कि नहीं आएंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे 64 ग्राम O2 है, इसमें पहले तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इट इज मास गिवन इन ग्राम, ठीक है। मास गिवन इन ग्राम 64 हो गया अपॉन मोलर मास, इसका 32 हो जाएगा। जो मोल हो गए नहीं हो गए, ये तो मोल बनाने का तरीका। अब अपन चलते हैं 1 मोल में एटम्स और आयंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 1 मोल में जो एटम्स एंड आयंस होते हैं वो Na के इक्वल होते हैं। अगर 2 मोल्स लोगे तो 2Na हो जाएगा। then n moles में कितना हो जाएगा, n × n, so that number of molecules or number of atoms in a given mass is equal to small n into Na। and अपन ये भी लिख सकते हैं small m upon capital M into Na। here small m is given mass in gram, it is molar mass, ठीक है। ये अवोगाड्रो नंबर, तो ये फॉर्मूला सही हो गया। अब अपन इसमें चलें, n अपॉन v कर सकते हैं, v से डिवाइड किया तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल M स्मॉल m अपॉन v इनटू Na हो गया इसका वैल्यू। n अपॉन v इट इज डेंसिटी, तो d लिख सकते हैं, सो दैट स्मॉल n इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन कैपिटल M इनटू Na। डेंसिटी का वैल्यू 7 × 10⁻³ 63.5 into Na 6.023 into 10⁻23। it is number of total number of electrons per unit volume आ गया। इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन होती है कि कॉपर से Cu+ बनता है, इसका मतलब 1 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मान लो कि अपने को कोई ये कह दे कि Cu से Cu+2 बनता है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि अभी 1 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें अगर कहें कि 1 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। देखो एक बार z का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू, d का वैल्यू, vd का वैल्यू आ गया, कितना आ गया। इससे अपन कैलकुलेट करके i का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं
अरे भाई ब्लड सबको आ रहा है क्या? नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो भाई नहीं है, एक एग्जांपल है कि इन ए गिवन कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज गिवन 3 into 10 to power -4 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। उसके बाद में अपन आई जो है करंट, ये सपोज दैट इट इज 2 एम्पियर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज गिवन 2 into 10 to power, या अपन ये ले लें 3 into 10 to power 26 per meter cube, ये गिवन है। Then find out the velocity of an electron. As we know, I is equal to NAED and VD is equal to I upon NAE. Value of I it is 2, number ये 3 into 10 to power 26 cross section area 3 into 10 to power -4 charge of electron 1.6 10 to power -19 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे ये 23 होगा 10 to power ये 3 हो गया। उसके बाद में अपन चलें थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ भाई, मैं करंट को जो है 1.6 एम्पीयर ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा। ये 1.6 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया देखो, ठीक है। 10 to power 3 यहाँ से चला ही जाएगा, 3 into 3 कितना हो गया 9, and VD is equal to 1 by 10 to power 3 by -3/9। इसको शॉर्ट आउट करेंगे 0.1 into 10 to power -3 मीटर पर सेकंड आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.11, एंड अगर इसको अपन मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें देन अपने पास आंसर आएगा 0.11 मिलीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ से देखो वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, कितना 0.11 मिलीमीटर पर सेकंड। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक स्विच है यहाँ पर, ठीक है ना, ये स्विच है, ये एक फैन, यहाँ से यहाँ तक इनके बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। कितना डिस्टेंस है इनके बिटवीन का 10 मीटर है, जानते हो अपने घरों में। ये स्विच हो गया, ये फैन हो गया, इनके बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। अब स्विच ऑन करते हैं अपन, स्विच ऑन किया तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन रेस्पॉन्सिबल माने करंट के लिए, तो यहाँ से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 मीटर अपॉन वेलोसिटी 0.11 into 10 to power -3, ऊपर ले जाएंगे इसका 10 to power 4 upon 0.11, so that 11 into 10 to power -2, ये और ले जाएंगे तो ये 10 to power 2 हो जाएगा। 100 upon 11 9 into 10 to power 4 सेकंड। इसको अगर आप आर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 9000 अपॉन 3600, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब एक बार देखें, ये 100 ये 4 ये 25 आ गया। इसका मीनिंग ये है कि अगर अपन स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा है ना, वो कितना टाइम हो जाएगा देखो एक बार 25 आवर्स हो जाएगा। इट मींस ये हुआ कि स्विच ऑन किया उसके 25 आवर्स बाद में फैन ऑन होना चाहिए, लेकिन अपन जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं फैन ऑन हो जाता है। तो फिर एक चीज अपने को ये पता चली कि जो भी अपने पास लाइट का ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब ये इतना इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल बट speed of current or velocity of current is very high, then what is reason?
रीजन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अपने पास टाइम बहुत कम लगता है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वेरी स्मॉल है। रीजन ये बता देता हूँ। When we applied electric field, when we applied electric field across a conductor, then electric field produced with speed of light. Electric field is produced with speed of light in whole length of conductor. मतलब ये है कि जैसे अपन ने स्विच ऑन किया तो इस पूरी लेंथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बाद की बात है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं अपन वेरी हाई होती है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे कंडक्टर में अपने पास स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड होगा। तो वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर भी फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो वो फैन जो है ना यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ड्रिफ्ट करने से ही वो स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए अपने पास टाइम बहुत कम लगता है। आगे बात समझ में, ये बताने के लिए इसका किया था। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके बाद में non-ohmic substance। ohmic substance दीदी मीटिंग चल रही। देखो भाई सबसे पहले आ रहे हैं अपने पास ओमिक सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस हैं? These substance or these material follow Ohm's law strictly। वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो Ohm's law को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इट इज ए ओमिक सब्सटेंस। और these substances graph between electric current and voltage is always straight line। V is proportional to I होगा। तो जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उनके लिए ग्राफ बिटवीन V एंड I is always a straight line। तो ओमिक सब्सटेंस के लिए अगर अपन चलें तो ग्राफ जो होगा ये आता है भाई I एंड ये V, ये है इसका ग्राफ। ये स्ट्रिक्टली फॉलो अगर करेंगे तो ओमिक सब्सटेंस के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ये तो है ओमिक सब्सटेंस। अब अपन चलते हैं एक ग्राफ फॉर मेटल्स आता है और मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के लिए अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये यूं आने लगता है मेटल्स के लिए। इनिशियली मतलब एट लो टेंपरेचर मेटल जो है वो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, लेकिन जैसे ही टेंपरेचर इंक्रीज होता है मेटल जो है वो ओम्स लॉ से डेविएट होने लगती है अपने पास। तो ओमिक सब्सटेंस के लिए कंडीशन क्या हो गई? टेंपरेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेंपरेचर कांस्टेंट होगा देन रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा देन V इज प्रोपोर्शनल टू I आएगा कि नहीं आएगा। तो ओमिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या हो गया? ऑल मेटल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये कंडीशन है इसमें एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये इसकी कंडीशन है। तो ओमिक सब्सटेंस का मीनिंग हो गया अपने पास जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ऑल मेटल्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर वेरी कर रहा है तो फिर ग्राफ जो है ना मेटल्स के लिए भी अपने पास ये यूं हो जाएगा और ओम्स लॉ से अपने पास डेविएट करने लगेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ओमिक सब्सटेंस जो है वो आइडियल सब्सटेंस है, या लो टेंपरेचर पर भी अपने पास फॉलो हो सकता है, हाई टेंपरेचर पर फॉलो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपन चलते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस या एक्सेप्शन केस ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले आ जाए जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ओमिक सब्सटेंस।
और नॉन ओमिक सब्सटेंस होंगे ओम्स लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय दीज सब्सटेंसेस। तो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, इट मींस ग्राफ बिटवीन V एंड I इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो इनके बिटवीन V एंड I में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे के लिए तो वो स्ट्रेट लाइन है नहीं होगी नॉन ओमिक के लिए। अब नॉन ओमिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो है डायोड। ये भी सेमीकंडक्टर में स्टडी करेंगे क्या होता है डायोड। फॉर डायोड ग्राफ बिटवीन V एंड I ये आता है ये वोल्टेज ये करंट और वोल्टेज रिवर्स करते ही अपने पास करंट जो है वो यूं आता है इसमें। ये वोल्टेज एंड ये करंट, वोल्टेज प्लस में है तो ग्राफ यूं रहेगा, माइनस में है तो ग्राफ यूं रहेगा। एक बार देखो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। आगे समझ में। तो डायोड जो है इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन-ओमिक सब्सटेंस। सेकंड नंबर अपन चलते हैं, एक और एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम है आर्सेनाइड I एंड V। ये ग्राफ आता है गैलियम आर्सेनाइड का, यहाँ से देखो ये इट इज ग्राफ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ से अगर देखोगे तो अब ये अगर रीजन देखोगे यहाँ से देखो इसमें चल रहा है वो V इंक्रीज हो रहा है, I भी इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का कांसेप्ट यहाँ से आता है गैलियम आर्सेनाइड में है। In this region, resistance of gallium arsenide becomes a negative. वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट क्या हो रहा है उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन हो गया। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये तो हो गया इसका। एक एग्जांपल और है टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब ये V एंड I, ये टॉर्च बल्ब के लिए है। टॉर्च बल्ब में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देन इनिशियली तो अगर आप देखें बिटवीन V एंड I ये कांस्टेंट लाइन चलता है, बाद में फिर वेरी करने लगता है। अब इसी से एक टॉपिक और बता देता हूं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स। ये इसी में बता देता हूं लिमिट्स ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले आता है लिमिट्स ऑफ ओम्स लॉ। फर्स्ट लिमिट तो ये है टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ओम्स। अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा है देन V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ए ओम्स। फर्स्ट लिमिट हो गई। उसके बाद में अपन सेकंड लिमिट और चलते हैं। यहां से अगर देखते हो तो ये है, ये वोल्टेज का वैल्यू है यहां से, ठीक है। इसके लिए अगर अपन देखते हैं तो करंट का वैल्यू यहां पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, सपोज दैट कि ये 0.2 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट है और इसके लिए करंट का वैल्यू अपने पास 6 मिली एंपियर है। जब अपन नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं तो माइनस में 0.2 अगर लेते हैं ना तो करंट ये 6 मिली एंपियर नहीं आता है भाई। इसका मतलब ये हुआ अगर अपने पास वोल्टेज को रिवर्ट कर देते हैं तो उतना करंट नहीं आता है जितना फॉरवर्ड में है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वोल्टेज के अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो करंट के वैल्यू सेम होना पॉसिबल नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसमें नहीं हो रहे हैं तो एक तो ये हो गया, इसकी लिमिटेशंस हो गई। उसके बाद में एक और चीज चलते हैं, इसमें देखो यहां से देखो सपोज दैट कि दिस इज 3 एम्पीयर एंड वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यू हो गए कि नहीं हो गए। यहां से देखो तो फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज करंट में भी यूनिक और करंट में भी सेम। 3 एम्पीयर इस पर वोल्टेज डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये वोल्टेज डिफरेंट हो गया। तो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज में भी डिफरेंट, इट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है यहां पर, तो ये भी इसका हो गया, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। ऐसे ही अपने पास अगर अपन देखें तो वोल्टेज के एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए, वोल्टेज के एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए करंट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे वोल्टेज के 2 डिफरेंट वैल्यू है, करंट सेम आया है, तो इसका इनवर्स भी चल सकता है कि करंट के 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए वोल्टेज में क्या हो
है, सेम होता है। These are limitations of a Ohm's law. उसके बाद में अपन चलते हैं रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, resistive property provided by material, resistive property provided by material in path of free electron in presence of external electric field, it is called a resistance। मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें पहले क्लियर कर दिया था, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके एटम्स एंड आयन से कोलिजन होती है, ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? तो अपन ये कह सकते हैं रेजिस्टिव प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय एटम्स और आयंस ऑफ मटेरियल इन पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। और एक दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है, impedance provided by atoms or ions of material in path of free electron, it is called a resistance। impedance का मीनिंग भी अपने पास रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होता है, तो रेजिस्टेंस का मीनिंग आ गया समझ में। उसके बाद में आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओम, ये ओम है, ये सिंबल इसका टेंथ में जानते हो। उसके बाद में स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एज वी नो R is equal to V upon I। यहाँ से अगर यूनिट लेते हैं then वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। if I is equal to 1 ampere then V is equal to and V is equal to 1 volt, so that R is equal to 1 ohm। तो 1 ohm को यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। देखो, if 1 ampere of current flow in a conductor and potential difference across a conductor is 1 volt, then resistance of that conductor is a 1। तो 1 ampere करंट का फ्लो करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर 1 वोल्ट हो जाए, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। आगे अपन यहां से चलें, R इक्वल टू VF हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, रेजिस्टेंस not depends on voltage and current। if current double then voltage also double, so that resistance becomes a constant। ये 10th में भी आता है, resistance not depends on voltage and current। then इस पे डिपेंड करता है, वो जो पिछला टॉपिक था उसमें मैंने पढ़ाया था R is equal to ml upon n p square to a हो गया, R is equal to ml upon n square to a हो गया। अब एक बार देखो किस पे डिपेंड करता है, मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, लेंथ आ गई, उसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। तो एक तो लेंथ हो गई, लेंथ एरिया, उसके बाद में आ जाओ तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एज वी नो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, so that it is also depends on temperature, and n is a electron number density in per unit volume and it is depends on nature। किसी में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो ये नेचर हो गया। so that resistance of a conductor depends on length, area, temperature and nature। length and area इसको ज्योमेट्री कह सकते हैं, तो ज्योमेट्री, टेम्परेचर, तो फिजिकल स्टेज आ गई and nature। it is not depends on voltage and current। next अपन चलें specific resistance और resistivity।
specific resistance or a resistivity. It is denoted by O. टेंथ में क्या आता है ये टेंथ लेवल पे पढ़ चुके हो। सबसे पहले आता है R is equal to ml upon n square to a, ये पढ़ चुके हो आप, ठीक है। R is proportional to L and R is proportional to 1 upon A. Resistance is directly proportional to its length and inversely proportional to cross section area. तो एक thin wire है, एक thick wire है। Resistance of thin wire is more than thick wire. Resistance of a thin wire is more than compare of a thick wire. जो thin wire होगा उसका resistance ज्यादा होगा, thick wire का resistance कम होगा, क्योंकि cross section area के inversely proportional होगा कि नहीं होगा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं L constant, L constant, then R1 upon R2 is equal to A2 upon A1 हो जाएगा। if इसी में अपन ले लें A constant, then R1 upon R2 is equal to L1 upon L2, सेम मटेरियल है, ये ध्यान रख लेना। इसमें भी सेम मटेरियल है और इसमें भी सेम मटेरियल है सबका। अगर सेम मटेरियल है तो R1 upon R2 is equal to A2 by A1 and R1 by R2 is equal to L1 by L2. Clear? Next अपन यहाँ से चलेंगे तो R is proportional to L and R is proportional to 1 upon A, so that R is proportional to L upon A and R is equal to rho L upon A. It is equation second by equation first and second we get, देखो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंपेयर करते हो तो L upon A हो गया, ये एक सेकंड पहले कर सकते हैं। Here rho is resistive और specific resistance. It is called a specific resistance or a resistivity. नेक्स्ट अपन चले यूनिट अगर फाइंड आउट करना है इसका, rho is equal to R A upon L लिख सकते हो। देखो इसको ये रहा R A upon L, यूनिट ऑफ R it is ohm meter square upon meter, so that ohm into meter, it is unit of resistivity or specific resistance. Clear? Definition, R is equal to rho L upon A if L equal to 1 meter, A equal to 1 meter square, then 1 then R is equal to rho। तो यहाँ से डिफाइन करता है अपन रेजिस्टिविटी को, और डेफिनेशन ये होती है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ यूनिट लेंथ and a unit cross section area is equal to its resistivity or equal to its specific resistance। मतलब अगर 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इट्स इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी। क्लियर? ये तो बात हो गई। उसके बाद में अपन यहां से चलें, देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करें by equation first and second, we get rho is equal to m upon n e square tau. It is basic formula of a resistivity। इसे कंपेयर किया मैंने m upon n square आ गया। अब यहाँ से अपन देखें इसमें लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं आ रहा है, जबकि रेजिस्टेंस में लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आता है कि नहीं आता है। अपन ये कह सकते हैं resistance depends on length and cross section area but resistivity not depends on length and cross section area। तो इसीलिए जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर मान लो कि कोई वायर है उसको स्ट्रेच करते हैं और लेंथ को अपन डबल या 4 टाइम्स या कितने टाइम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा but resistivity remains constant। There are no change in resistivity because resistivity not depends on length and cross section area। Clear? तो आ गया समझ में? अब आता है किस पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले आ जाओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कांस्टेंट।
charge of electron it is also constant. Relaxation time and time of relaxation depends on temperature, तो temperature आ गया। उसके बाद में nature, क्योंकि number of electrons in one unit area, different material different होता है इसका वैल्यू, so that resistivity of a material only depends on temperature and nature. It depends on a temperature and a nature. अपन ये कह सकते हैं कि कॉपर के अगर डिफरेंट लेंथ के डिफरेंट वायर्स हैं और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी सबकी सेम होगी। अगर मान लो कि सिल्वर के वायर हैं उनकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होगी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है रेजिस्टिविटी का, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब अपन इसी में चलते हैं। ये देखो या अभी R is equal to rho L upon A. R is equal to rho L upon A. एक एग्जांपल तो ये बता दो भाई मैं, से टू वायर्स है, ठीक है, ये है और ये लिखा हुआ है सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है, ये L1 है, ये L2 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A2 है। ये पूछा है रो 1 बाय रो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रो 1 बाय रो 2, देन ये रहेगा 1 बाय 1। रीजन मटेरियल सेम है, as we know resistivity not depends on length and cross section area, so that ratio of rho 1 and rho 2 is 1 by 1 and ratio is 1:1। is it clear? उसके बाद में अपन चले यहाँ से, सपोज दैट ये वायर है, ठीक है, लेंथ इट इज L ले लें, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A R is equal to rho L upon A। सपोज दैट अपन वायर को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। ये स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ को अपन ने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, देन L डैश इज इक्वल टू NL होगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रेच किया, लेंथ इंक्रीज हुई, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, वायर थिन हो जाएगा कितनी जगह। अब A डैश ये अपने को फाइंड आउट करना है, R डैश ये फाइंड आउट करना है। मेथड बताता हूं, अपने स्ट्रेच किया, लेंथ इंक्रीज हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, मटेरियल का वॉल्यूम उतना का उतना ही है। शुरुआत अपन करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लेते हैं। V is equal to A dash, initial volume is equal to final volume, then AL is equal to A dash, L dash AL, A dash NL, L dash is equal to NL, then A dash is equal to A by N, A dash is equal to A by N। अब ये सीधा याद रख लेना, लेंथ n टाइम्स कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया n से डिवाइड कर देंगे। जैसे लेंथ अगर डबल कर दी तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ अगर 4 टाइम्स कर दी तो क्रॉस सेक्शन एरिया a/4 हो जाएगा। इसी में इनवर्स भी चल सकते हैं। मान लो कि अपन ने वायर को कंप्रेस किया, अगर अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया तो लेंथ हाफ हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया तो लेंथ हाफ हो जाएगी, लेंथ डबल कर दी तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा, जो इनवर्स चलेगा कि नहीं चलेगा। R dash का वैल्यू rho L dash upon A dash, ठीक है, then we get rho NL upon A by N multiply होगा, then R dash is equal to rho, या ये लिख सकते हो N square rho L upon A and N square R। ये रिजल्ट है भाई, अगर अपन किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं और लेंथ को n टाइम कर देते हैं, लेंथ कितने टाइम्स हो गई n टाइम, तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, देखो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा।
रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा उसका n स्क्वायर टाइम्स। जैसे सपोज दैट कि n का वैल्यू 2 है, लेंथ अपन ने डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, r dash is equal to 2 square into r, so that it is 4 times of initial resistance हो जाएगा। then what is change, percentage change find out करें, percentage change find out करें, then r dash minus r upon r into 100, and it is equal to 4r minus r upon r into 100. It is 300% increases over resistance. Resistance increases by 300%. अब आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं